विद्युति कल्पनाचलं गम्भीर उदारमुतये नमं समन्ताद्वदय समन्तादृशे। इस सभागार में उपस्थित कुछ भिक्षु एवं भिक्षुणी संघ किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ की पदाधिकारीगण, माननीय विधायक श्री ठाकुर जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति और किन्नौर लाहौल स्पीति आदि से आए हुए बहनों और भाइयों, कई वर्षों के बाद पुनः हम लोग इस सभागार में मुलाकात हो रहे हैं और कुछ विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला है। आयोजकों का मैं आभारी हूँ। अपने धर्म बंधुओं से मिलने की और कुछ विषय को लेकर के विमर्श करने की अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हिमालय एक ऐसा क्षेत्र विशेष है, अनेक धार्मिक एवं सिद्धांतों की परंपराओं ने अपने अपने ज्ञान की स्रोत और साधना की क्षेत्र माना है। संपूर्ण विश्व में एक ऐसा विशेष पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय के नाम से पर्वतों की जीवन की सबसे नए होते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस क्षेत्रों में जन्मे जो मानव समाज है, उनका भी अपना अपना विशेष गुण है। विशेष गुण का अर्थ संपूर्ण जगत के लिए एक सार्वभौमिक दायित्व है। ये यहाँ क्षेत्र के लोगों के ऊपर एक विशेष प्रकार के हैं। आध्यात्मिक के संरक्षण, संवर्धन और विकास के कार्य में लगने की इसका विशेष क्षमता इस क्षेत्र की जन समुदाय को प्राप्त है, उसका पहचान होना चाहिए। जैसा अभी नेगी जी ने स्वागत भाषण में उल्लेख किया था कि हम लोग जब वाराणसी में थे तो एक विद्वत परिषद जैसे थे, अनेक विद्वानों का एक समूह, न केवल बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं थे, विभिन्न विषयों की प्रखंड विद्वान लोग हिमालय संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत चिंतित थे। विशेष रूप से बौद्ध देश तिब्बत चीन के उपनिवेश में चले जाने के बाद भारतवर्ष के लिए एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में एक चुनौती आ गए थे। उस चुनौती को सामना करने के लिए हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले जन समुदाय
और उनका सांस्कृतिक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण माना जाते थे। स्वर्गीय प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी के नेतृत्व में बहुत सारे विद्वान लोग हिमालय संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए यथासंभव कार्य करते रहते थे। 70 की और 80 की प्रारंभिक दशक में, अब उनका मैं पूरा नाम भूल गया हूँ, नेगी जी यहाँ पर मुख्य सचिव हुआ करते थे। जब तक वो शासन की सेवा में रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद भी बनारस के विद्वानों से बहुत निकट संपर्क रखते थे और हिमालय क्षेत्र के लोगों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए यथासंभव कार्य करते थे। जैसा नेगी जी ने कहा कि पांडुलिपियों की खोज में और अन्य इतिहास की वस्तुओं की खोज में तीनों क्षेत्र में, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगह विद्वानों का समूह गए थे और बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। हिमाचल की किन्नौर, लाहौल, स्पीति आदि का क्षेत्र है। ये पिछले 2-3 शताब्दियों में अनेक विद्वानों को उत्पन्न किया है, बौद्ध धर्म दर्शन के क्षेत्र में और अन्य विद्या के क्षेत्र में भी। मेरे अपने जीवन में मुझे स्मरण है कि ये दुर्गम क्षेत्रों में और छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोगों में से कितना प्रखंड विद्वान उत्पन्न हुआ है, मेरे जानकारी के बाहर भी बहुत होंगे। मुझे खुद याद है कुंदनामल मुझे और हमारे जेबुम मोनास्ट्री से 2-3 ऋषि बहुत प्रबुद्ध हुआ करते थे और तेनजिंग टोब्जे नामक के एक ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। कितना मैं नाम गिनाऊं, वो सब संपूर्ण विद्या के क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोग थे, बहुत शासन के लिए बहुत सेवा किया। और मेरे अपने जीवन काल में सारनाथ में कितने लोग अध्ययन अध्यापन शोध में रत होकर के विद्वत्पूर्ण कार्य किया, चाहे वो शोध के क्षेत्र में हो, अध्ययन के क्षेत्र में हो, अध्यापन के क्षेत्र में हो, साहित्य रचना के क्षेत्र में हो, हर दिशा में हिमालय क्षेत्र से बहुत सा विद्वान उत्पन्न हुआ है। इसमें हिमाचल प्रदेश एक अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो ऐसे जगह से आने वाले लोगों से मिलने की और संवाद करने की जो अवसर मिलता है, वो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जहाँ तक आज का विमर्श विषय है, वो कभी कठिन प्रश्न है, आधुनिकता की चुनौतियाँ और बौद्ध दृष्टि। तो इस पर विश्लेषण करने के लिए, संवाद करने के लिए आधुनिकता को थोड़ा सा समझना होगा, चुनौतियाँ क्या है उसका पहचान करना होगा।
फिर बौद्ध दृष्टि क्या है और बौद्ध दृष्टि से इन चुनौतियों का कैसा सामना किया जा सकता है, ऐसा 3 विषयों पर हम लोगों को विचार विमर्श करना होगा। आधुनिकता एक ऐसा शब्द है, साधारण रूप से कोई चीज़ नए हो, पहले नहीं रहा हो या पहले रहा भी होगा तो उसका नवीकरण हुआ हो, उसको कहा जाते थे पुराना समय में, प्राचीन समय में। लेकिन आज आधुनिकता का शब्द जो है वो अंग्रेज की मॉडर्निटी से जोड़ दिया है। मॉडर्निटी की अर्थ जब हम आधुनिकता की शब्द से अभिव्यक्त करने की प्रयास करूँ तो हमको जानना होगा कि मॉडर्निटी क्या है। जो भी नई वस्तु है या किसी वस्तु का नवीकरण किया गया है वो सब आधुनिक में आते नहीं हैं। आधुनिक का एक विशेष अभिप्राय है, वह एक दूसरे चीज के संदर्भ में इस शब्द का उपयोग होने लगा है। वो दूसरा शब्द है परंपरा, अंग्रेजी में ट्रेडिशन। ट्रेडिशन की तुलना में जो आधुनिकता की शब्द उपयोग करते हैं तो वो एक ऐसा चीज को संकेत करता है कि परंपरा में से आए हुआ ना हो। एक बिना कोई पूर्व संतति की या पूर्व चीज को उल्टा करके निषेध करके कोई नई चीज क्रांति के माध्यम से, जो अंग्रेजी भाषा में रिवोल्यूशन कहते हैं, उसके माध्यम से कोई आया हुआ हो, ऐसे चीज को आधुनिकता की शब्द का प्रयोग करते हैं। जो परंपरा से आया हुआ ना हो, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द धरा गया है नॉवेल्टी। नॉवेल्टी केवल एक नई चीज को नहीं कहते हैं। आपका कोई कपड़ा पुराना हो गया है, उसकी जगह पर कोई नया कपड़ा सिला लें। वो नया कपड़ा जब तक नॉवल नहीं है, नॉवेल्टी नहीं है, वो जैसा पुराना कपड़ा था वैसा ही नए सीख दिया हो। नए तो जरूर है लेकिन वो नॉवेल्टी नहीं है। जिसकी बनावट, जिसके रंग रूप सब चीज़ अलग हो, जैसा कोई पैंट सीना है तो या तो बहुत तंग हो जाए, या बहुत खुला हो जाए, या बहुत छोटे हो जाए, या बहुत लंबे हो जाए, पहले से एकदम उल्टा हो, उसको नॉवेल्टी कहते हैं। और वो किसी स्रोत से नहीं आया हुआ आना चाहिए, एकदम आकस्मिक रूप से उत्पन्न होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। तो इसलिए वो अपने ऊपर खड़े हो सकते हैं। उसको खड़े होने के लिए पूर्व पृष्ठभूमि रहित होना चाहिए। ऐसा होने पर उसका स्वभाव सीधे तौर से या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं से हिंसा से संबंधित हो जाते हैं। ऐसा चीज़ को मॉडर्निटी
मॉडर्नाइजेशन, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे मित्र स्वर्गीय A.K. सारन ने अपने 4 शब्दों में आत्मिकता की परिरचना को समेट दिया है। वो मुझे उस तरह की मॉडर्निटी को देखना, पहचाना सरल नहीं है। विशेष रूप से भारतवर्ष में सन 1833-34 से लेकर के 1900 के प्रारंभ तक करीब 70-80 वर्षों के अंदर अंदर शिक्षा पद्धति के परिवर्तन मैकॉले की शिक्षा पद्धति से किया गया है। वो इतना प्रभावशाली रहा कि 1908-9 तक भारतीय विद्या की परंपरा, शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण पद्धति और शिक्षण परंपरा पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे। और वो कैसा हुआ, आश्चर्यजनक बात है कि 70-75 वर्ष के अंदर ही एक संपूर्ण महाराष्ट्र की, बड़े देश की अधिकांश परंपराएं लुप्त प्राय कर दिया हो। थोड़ा बहुत बचे हो तो कुछ पंडितों के घर में या मात्र किस पारिवारिक क्षेत्र में या कुछ मंदिरों की परिसर में, अन्यथा जन समूह जो है वह उससे वंचित हो गए। उसका अनेक कारण रहा है, लेकिन उसमें एक मुख्य कारण ये रहा कि परंपरा में रहने वाले जो हैं वो पिछड़ा हुआ है, अविकसित हैं, अंधविश्वास वाले हैं, कुछ जानते नहीं हैं। तो इसलिए अपने को आधुनिक के सभ्यता में अपने को रंगना चाहिए, उसमें प्रवेश करना चाहिए, तभी मनुष्य कहलाने की लायक बनेगी। इस प्रकार की मानसिकता संपूर्ण भारतीय वर्ष में, न केवल भारतीय वर्ष में, संपूर्ण उपनिवेशवाद की जितना भी क्षेत्र था उन सब ने इस बात को फैलाया। विशेष रूप से तथाकथित एजुकेशन प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की जो मूल उद्देश्य रखा गया था मैकॉले ने, केवल चमड़ा काला हो, भारतीय चमड़ा हो, बाकी उनकी सोच, विचार, अभिलाषाएं और दृष्टिकोण सारे के सारे ब्रिटानी हो जाए, जिससे एक विशेष वर्ग यहाँ पर उत्पन्न हो। तो सुदूर इंग्लैंड से अपने सफेद भाइयों को यहाँ शासन करने के लिए भेजना ना पड़े। यहाँ पर एजुकेटेड काले चमड़े वाले लोग हैं, वहीं उनकी प्रतिनिधित्व करके ब्रिटिश शासन को सही रूप दे सके। मैकॉले कमेटी में कभी हंसी जाता है, जब वो शिक्षा नीति बना रहे थे तो एक सदस्य ने कहा कि इसमें खतरा है, हम उनको शिक्षित करेंगे तो वो अपने स्वाधीनता माने की भी विचार आ सकते हैं, उनको इतना शिक्षित नहीं करना चाहिए। तो मैकॉले का इसके उत्तर है कि नहीं, हम शिक्षा पद्धति को ऐसा संपूर्ण रूप से ऐसा करेंगे कि जो शिक्षित होने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद
अपने देश के बारे में, अपने स्व के बारे में सपना में भी सोच ना सकें। ऐसा एक अंग्रेज में ब्रेन वॉशिंग कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन। ऐसा इंडोक्ट्रिनेशन के माध्यम से ब्रेन वॉश करना संभव है। यही एकमात्र हमारे उपाय है कि हम ब्रिटिश राज को स्थायित्व देने के लिए। 1904-05 में गांधी जी किसी डेलीगेशन के साथ लंदन गए थे। 2-4 महीना लंदन में रहे थे। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका लौटते समय उन्होंने ये सब चीज़ को देख करके हिंद स्वराज का संरचना किया था। पानी की जहाज में बैठे बैठे लगभग पूरा पुस्तिका उस यात्रा में लिखे थे। उसमें 20 अध्याय हैं। तो हमने ये देखा कि इतना कम समय में एक बहुत बड़ा राष्ट्र को कैसा इंडोक्ट्रिनेट करने में सफल हुआ, कैसा ब्रेनवॉश करने में सफल हुआ। तो उसमें देखा कि आधुनिक सभ्यता, गांधी जी ने आधुनिक के शब्द भी कम प्रयोग किया है, सभ्यता मात्र को लिया है, क्योंकि अंग्रेज भाषा में लगभग सभ्यता को ही आधुनिक मानते थे और कोई परंपरागत या पूर्व देशों की कोई सभ्यता अस्तित्व में ही नहीं है ऐसा माना जाते थे। तो इसलिए हिंद स्वराज में सभ्यता का अर्थ है आधुनिक और पश्चात। हिंद स्वराज की टीका टिप्पणी भाष्य करने वालों ने बाद में जहाँ जहाँ गांधी जी ने सभ्यता का शब्द इस्तेमाल किया है वहाँ या तो आधुनिकता जुड़े हैं, आधुनिक सभ्यता जुड़े हैं, या पश्चात सभ्यता जुड़े हैं। मुझे तो आधुनिकता को आधुनिक सभ्यता के नाम से सभ्य होने की जो अपनी भाषा की परिभाषा में है वो कभी असुविधाजनक लगता है। लेकिन गांधी जी ने हिंद स्वराज में सभ्यता की या आधुनिकता की जब हिंद स्वराज पढ़ेंगे तो उसमें आधुनिकता और सभ्यता एक प्रकार से पर्यायवाची शब्द जैसा समझा जा सकते हैं। तो गांधी जी ने इसको बहुत गहराई से विश्लेषण किया। तो बहुत कम शब्दों में उसकी व्याख्यान किया है आधुनिकता क्या है। आधुनिक लक्षण में मूल रूप से गांधी जी ने क्या प्रस्तुत किया है, बाह्य वस्तु अथवा शरीर को अत्यधिक महत्व देना, उसके साथ आंतरिक चेतना को भूल जाना, पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर देना। व्यक्ति विशेष रूप से मनुष्य किसको कहते हैं? ये चलते फिरते शरीर मात्र को मनुष्य नहीं कहते हैं। ये शरीर आंतरिक चेतना से संचालित है। आंतरिक चेतना से सोच विचार करके, विवेक करके, हित अहित
अच्छा बुरा ये विवेक कर सकते हैं। ये दोनों शरीर और मन दोनों की समूह जब तक एक साथ रहते हैं तब तक उसको व्यक्ति कहते हैं। तो इसलिए उस व्यक्ति की अच्छाई बुराई विकास और ह्रास सब में चेतना प्रदान होगा। भौतिक बाह्य शरीर प्रदान नहीं होंगे। ये सारे परंपराओं का एक जैसे मान्यता है। लेकिन आधुनिकता ने मानसिक को, चेतना को कहीं पर महत्व दिया ही नहीं, उसकी पहचान नहीं किया। मात्र बाह्य उपकरणों का और अपने शरीर के सुख कैसा प्रदत्त किया जा सकता है, इतना को ही मनुष्य की पुरुषार्थ माना। तो बहुत दिन तक नहीं है, केवल 300, 250, 300 की अवधि में जो इस दुनिया में हुआ है। तो आप देखेंगे कि संपूर्ण मानव के समाज में जो परिवर्तन गत 300 वर्षों में हुआ है, उतना परिवर्तन होने की गति पिछले 3000 या 6000 वर्षों में परिवर्तन का गति नहीं रहा। हम इतिहास को पीछे मुड़कर देखें तो ये सारा आधुनिकता की विचार आने में दो चीज़ प्रमुख कारण रहा। प्रथम साइंस की आविष्कार और दूसरा उससे जनित प्रौद्योगिक तकनीक। तो ये दो चीज़ से मनुष्य को एक ऐसा शक्ति प्रदान कर दिया कि उससे उसकी आवश्यकता से अधिक सामग्रियों का उत्पादन करने की, आवश्यकता से अधिक प्रकृति के संसाधनों को उपभोग करने की या उत्पादन करने की, ये शक्ति प्रौद्योगिक ज्ञान की जब से विकास हुआ, मशीन की समय आए तब से विकास हुआ। जब आवश्यकता से अधिक चीज़ों को उत्पादन कर लेते हैं तो उसको खपाने के लिए कोई उपाय चाहिए। उस उपाय के लिए मानव की एक प्रकार से जो नकारात्मक के क्लेश हैं, ग्रीड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, चाह, लालची, उसको किसी प्रकार से वृद्धि करने की, उसकी शोषण करने की, उसको जैसा चाहें बढ़ाया जा सके, मनुष्य को लोभी बनाया जा सके। तो ये साइंस और प्रौद्योगिकी की वृद्धि के साथ, लोग तो कहते हैं विकास के साथ, मैं उसको वृद्धि करता हूँ, विकास और वृद्धि में भी थोड़ा अंतर रहना चाहिए। उसकी वृद्धि के साथ जो बहुत चीज़ उत्पादित होने लगे
तो उसको खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़े और उस बाजार को संचालित करने के लिए मनुष्य के लोभ को असीमित मात्रा में वृद्धि करना आवश्यक हुआ। उसके उपाय के लिए तुलना करना, संतुलन करना और स्पर्धा करना, कंपैरिजन एंड कंपटीशन, ये शब्द अंग्रेजी की भाषा में आता है। तुलना और प्रतिस्पर्धा, इसके माध्यम से मनुष्य को उपयोग करने वालों की श्रेणी से निकाल करके उपभोग करने वाले की श्रेणी में ले आए। उस ले आने में सफलता प्राप्त हुई। ये आधुनिक के एजुकेशन की माध्यम से, एजुकेशन और शिक्षा आजकल सिनोनिम या प्रायवाची शब्द मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा लगता नहीं है। एजुकेशन में शिक्षा की बात आती नहीं है। एजुकेटेड होकर के आशीषित बहुत लोग रह जाते हैं। तो एजुकेशन के माध्यम से तुलना और स्पर्धा करने की मानव का स्वभाव परिवर्तित करने में सफल हुआ। तो मनुष्य फिर उपयोग करने से परिवर्तित होकर के उपभोग करने वाला हो गया। अंग्रेजी में यूज़र और कंज्यूमर दो शब्द हैं। पहले तो मनुष्य यूज़र हुआ करता था, हर चीज़ को, खाने पीने, कपड़े, मकान, जो भी मनुष्य की सही आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए प्रकृति के संसाधनों को उपयोग करने की जन्म सिद्ध अधिकार संपूर्ण जीवधारियों को है। एक वजह से अपने जीवन को ठीक से यापन करने के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं उसका उपयोग करने की क्षमता भी है, अधिकार भी है और वो उचित भी है। लेकिन उपभोग से बढ़ करके आवश्यकता से अधिक जो हम उसका भोग करते हैं तो उपयोग ना होकर के वो भोग हो जाता है, भोगी हो जाता है, योगी से भोगी बन जाता है, यूज़र से कंज्यूमर बन जाता है। तो उस स्थिति में आज आदमी की सभ्यता में जीने वाले लोग हैं, उस परिस्थिति में आ चुके हैं। तो इसलिए आदमी की सभ्यता की भूलभाला या असीमित प्रभाव संपूर्ण मानव के ऊपर पड़े हुए हैं। तो जिसकी अनुभूति करते हुए गांधी जी ने एक शब्द बहुत सटीक रूप से कहा है कि ये पृथ्वी इस पर रहने वाले संपूर्ण जीवधारियों की आवश्यकताओं को 100% पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, परंतु ये पृथ्वी एक भी व्यक्ति की लोभ को पूर्ण करने की क्षमता नहीं है। ये बिल्कुल सही बात गांधी ने कहा है। तो जब से हम यूज़र से कंज्यूमर के रूप में
परिवर्तित हुआ है, तो हम अपने को आधुनिक सभ्यता की अंतर्गत पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ अनुभव करते हैं और एक अस्थायी मानसिकता अब इसमें तो कई बार जाने की गुंजाइश नहीं है। हम लौट कर नहीं जा सकते हैं, हम सिवा कर नहीं जा सकते हैं, यही हमारा नियति है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। इस प्रकार की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को उत्पत्ति करने वाली सूचना हो, एजुकेशन हो, प्रचार हो या दृश्यगत की जो भी चीज़ हो, वो सब आधुनिकता और आधुनिकीकरण की एक प्रकार से अंग होता है जिसमें समाहित होते हैं। तो उस प्रकार की आधुनिकता तो थोड़ा सा हम अब उसमें अगर गहराई में जाए तो पश्चात शोधार्थियों ने भी इस पर बहुत शोध किया है। प्राचीन आधुनिक, मध्यम आधुनिक और वर्तमान आधुनिक, ऐसा भी वर्गीकरण करते हैं। आधुनिक, अति आधुनिक और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, उत्तर आधुनिक, ऐसा भी वर्गीकरण करते हैं। इस समय हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब उससे सीधे मैं दूसरा शब्द में आता हूँ, चुनौती हमको इस आधुनिकीकरण से, आधुनिकता से मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, अब मानव मात्र नहीं है, जो इस पृथ्वी पर जीने वाले सभी जीव मात्र के लिए कई चुनौतियाँ प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत हो गया है। उन चुनौतियों को भी पहचानना थोड़ा कठिन है। इन चुनौतियों को तथाकथित संयुक्त राष्ट्र में भी बहुत वर्षों से विचार विमर्श होते रहे हैं, लेकिन वहाँ विचार विमर्श होने से कोई नतीजा निकलते हो ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन उनके विचार विमर्शों से जो निकला हुआ चीज़ हैं वो हम लोग नहीं कह रहे हैं। आधुनिक सभ्यता की जो कर्ता धर्ता है उन लोगों की ओर से एक प्रकार से स्वीकृत है। तो उनको देखा जाए तो ये विषमता है अमीर और गरीबों के बीच में। ये विषमता आधुनिकीकरण से, औद्योगिकरण से हुआ है और हिंसा की वृद्धि ये भी इसके माध्यम से हुआ है। पर्यावरण का प्रदूषण भी इसका एक नतीजा है, जिससे चलते यह पृथ्वी की उष्णता वृद्धि होने के, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी इससे हुआ है। और मौसम का परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये भी इस कारण हुआ है। ये सब संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए एक प्रकार से चुनौतियां हैं। मुझे लगता है समय की
सीमा में रहने के लिए चेष्टा करना पड़ेगा। हमें ये जानना जरूर है कि आधुनिक सभ्यता के माध्यम से हम लोगों के बीच में, मानव समाज में और मानव व्यक्ति में क्या परिवर्तन हुआ है वो जान लेना, क्योंकि उसकी जाने बिना हम अपने की सभ्यता के माध्यम से प्रस्तुत किए गए चुनौतियों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। परंपरा में देह और चेतना में से चेतना को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, देह को कम महत्व दिया जाता था। उसको आधुनिक सभ्यता ने उल्टा दिया है, देह को महत्व देना, चेतना को कम महत्व देना। स्व और पर से ज़्यादा स्व को महत्व देना आधुनिक की एजुकेशन है। परंपरा की शिक्षा में अगर स्व और पर में कोई रुचि का विपक्ष हो तो पर को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उसी प्रकार से व्यक्ति और समाज में, और उसी प्रकार से अधिकार और कर्तव्य में, उसी प्रकार से सहयोग और स्पर्धा में, उसी प्रकार से उपयोग और उपभोग में, ये सब के कर्म था, उन सब कर्म को उलट दिया है। ये यूक्रेन का जो लड़ाई अभी हो रही है, उसका उद्देश्य किसी देश पर कब्जा करना या अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना नहीं है। अगर यही मात्र उद्देश्य होता तो ये युद्ध एक हफ्ता से ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये केवल एक बाजार उत्पन्न करने के लिए ही हो रहा है, इसको खींच रहे हैं। आप सब जानते हैं, पढ़ते होंगे या देखते होंगे कि यूरोप के सभी देशों ने अपने सुरक्षा की और अस्त्र की खर्चा में 30, 40, 45 तक इस साल वृद्धि किया है। तो उस प्रकार से जो शस्त्रों का बिक्री की क्षेत्र को वृद्धि हो रहा है और ये आगे भी वृद्धि करते चले जाएंगे। अमेरिका को देखें, हर दिन ऐसा नहीं कोई समाचार आता है कि स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी करके 10 बच्चा मार दिया गया है, 20 बच्चा मार दिया गया है। निर्दोष लोगों को, निहत्या लोगों को ऐसा, ये सारा होते हुए भी कभी भी शस्त्र और गन की बंदूक को बंद करने के कानून नहीं बना पाते हैं। केवल शब्द के निंदा करके उतना नहीं संतोष हो जाता है। ये सब बाजार की जो संस्कृति है, बाजार की सभ्यता है, उसके माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए ये पृथ्वी या तो तीसरा विश्व युद्ध का अभी भविष्यवाणी करने वाले बहुत हैं। उन लोगों की दृष्टि से 80% जनसंख्या उस युद्ध में मारा जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं भी होगा तो पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम से, पृथ्वी की उष्णता की वृद्धि के माध्यम से और प्रकृति की आपदा, भूचाल आते हैं, सुनामी आते हैं और इस प्रकार से जंगल में आग लगते हैं, ऐसा भी बहुत सारा आपदाएं आते रहते हैं। इन सारी चुनौती हमारे सामने
आधुनिक सभ्यता की माध्यम से उपस्थित हो गए हैं। तो इन सभ्यताओं इन चुनौतियों को आधुनिक सभ्यता ने जो चुनौतियाँ प्रस्तुत किया है, तो उसके प्रति बौद्धों का दृष्टिकोण क्या है, बौद्ध दृष्टि क्या है, ये आखिरी बिंदु है। बौद्ध दर्शन का मूल सिद्धांत है प्रतिसंबंधपन, एक दूसरे पर आश्रित, परस्पर आश्रित होने के, परस्पर आश्रित होने के कारण जो भी हिंसा होता है वो स्व और पर दोनों को क्षति पहुंचाते हैं। एक तरफ क्षति पहुंचाते हो, दूसरी तरफ क्षति नहीं पहुंचाते हो, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जो अहिंसा का सिद्धांत है उसमें स्वार्थ भी है, प्रार्थ भी है। प्रार्थ इसलिए है सभी लोगों को सुख प्राप्त करने की, दुख निवारण करने की अधिकार है, क्षमता है, तो इसलिए किसको दुख पहुंचाना सही नहीं है। और अपने को भी दुख से बचाने के लिए दूसरों को दुख देने से बचाना होगा, क्योंकि एक तरह का कोई चीज़ होता नहीं है। और ये सब कहाँ से आते हैं? क्लेशों से आते हैं। राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह के कारण ये सारे विभाजन होता है और जिससे हिंसा होता है। और ये इस हिंसा को समाप्त करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण भी, आंतरिक प्रदूषण जब तक समाप्त नहीं होगा, बाह्य प्रदूषण समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए सभी समस्याओं का समाधान आंतरिक चित्तवृत्तियों को कलेशों की प्रभाव में ना जाकर के क्लेश रहित एक पवित्र चित्तवृत्ति के माध्यम से इन सब का संशोधन किया जा सकता है। ये बौद्ध दर्शन का, बौद्धों का दृष्टिकोण यही है। इस दृष्टिकोण से हम कैसा आधुनिक के सभ्यता के माध्यम से उत्पन्न किए हुए चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को गांधी जी के उत्तर से बढ़ करके और कोई उत्तर नहीं हो सकता है। उसको आज के संदर्भ में एक नए प्रस्तुतकरण गांधी ने किया है। तो वो ये है कि हमें ये सारे आधुनिक सभ्यता के माध्यम से उत्पन्न हुए चुनौतियों को कैसा हम समाधान कर सकते हैं। ये सारा चुनौती कर्ता रहित नहीं है, कोई न कोई इसको संपादित करते हैं। और इन चुनौतियों की कारण कोई न कार्य होगा, उस कार्य का प्रतिरोध करना है। उससे पहले अपने को अलग रखना है और उस कार्य का प्रतिपक्ष में खड़े होना है, उसका विरोध करना है। उसका विरोध तभी सफल हो सकेंगे उस गलत कार्य के कर्ता की प्रति असीमित करुणा और मैत्री की भावना हो। आज तक जितना भी दुनिया के गलत के कार्यों को हम रोक नहीं पाए हैं,
विरोध नहीं कर पाए हैं, असहमत होने पर भी हम उसका कुछ नहीं कर पाए हैं, उसका कारण यही है कि कार्य और कर्ता का हम फर्क नहीं कर पाते हैं। जिस कार्य को विरोध करते हैं तो उस कर्ता को भी विरोध करते हैं, जिस कार्य को अमान्य होता है तो उस कर्ता के प्रति क्रोध करते हैं, द्वेष करते हैं। तो फिर हम भी उस कर्ता की सत्र में उतर जाता है। जब तक उस कर्ता को करुणा की और मैत्री की भावना बहुत गहराई से ना हो, उनके द्वारा उत्पादित कार्य जितना भी गलत क्यों ना हो, उसका हम विरोध करने की अधिकार भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है। थुवे यूं डर सिंची निमुतांजे खांसा में, उसकी टीका में विस्तार से हैं। भगवान बुद्ध ने क्लेशों को शत्रु के रूप में देखा है, परंतु उस क्लेशवान व्यक्ति को शत्रु के रूप में नहीं, दया की, करुणा की पात्र के रूप में देखा है। ठीक उस वाक्य को गांधी जी ने पाप से घृणा करो, पापी से प्यार करो, तो वह बुद्ध वचन की अर्थ से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो इसलिए बहुत अनुयायी आज की संपूर्ण समस्याओं से जूझने के लिए, समाधान खोजने के लिए सर्वप्रथम संपूर्ण जीव मात्र करुणा के पात्र के रूप में देखने की चित्शोधन करना होगा, और उसके साथ साथ जो अन्याय और अकुशल कार्य संपादन हो रहे हैं उससे अपने को अलग रखना होगा, उसके साथ सहयोग नहीं करना होगा, और उस कार्य को कायवाची चित्त के माध्यम से नकारना होगा, रोकने की चेष्टा करना होगा। रुक नहीं भी पाते हैं तो अपने को उत्साहित नहीं, अनुत्साहित नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, लगातार अपने प्रयास को रखना होगा। एक अहिंसामय जीवन व्यतीत करते हुए और अपनी आवश्यकताओं को समझ करके जितना आवश्यकता है उतना उपयोग करें और उसमें संतुष्ट रहें, और आवश्यकता से अधिक लोभ के माध्यम से उपभोग करना, और जिसके माध्यम से सीधे या परोक्ष रूप से कोई भी हिंसा के कार्य संपादित होता हो उससे बचना, ये सब अपने जीवन की पद्धति के रूप में अपनाते हुए और ये आधुनिकता की चुनौतियों को पहचानते हुए और उनके कर्ताओं के प्रति असीमित करुणा की और मैत्री की भावना रखते हुए हम इसे जूझेंगे तो अवश्य परिणाम मिलेगा। यह कार्य कारण भाव का सिद्धांत की एक सत्य है, एक तथ्य है, लेकिन उसमें समय की जो आवश्यकता है वो एक दिन में, 2 दिन में
या एक ही जीवन काल में, 2 जीवन काल में प्राप्त हो जाए, ऐसा सोचना यथार्थ के अनुरूप नहीं होगा। अनेक जीवन कालों तक हम इस साधना में लगे रहेंगे और कुशल अकुशल कार्य की पहचान रखेंगे और समस्त कुशल कार्यों को संपादित करेंगे, अकुशल कार्यों से निवृत्त रहेंगे, दूर रहेंगे और अपने चित्त को संशोधित करने के प्रयास को निरंतरता रखेंगे। ऐसा सोचने से आधुनिक सभ्यता से उत्पन्न अथवा इस जगत की जितना भी गड़बड़ियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, उन सब के प्रति व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से समाधान खोजने की और समाधान करने की दोनों दिशा मिलेगा और क्षमता भी मिलेगा, ऐसा लगता है। और उसके साथ साथ अपने मन को निरंतरता विकसित करने के लिए, मन की शुद्ध अशुद्धता को पहचान करने के लिए और विवेक ज्ञान को, प्रज्ञान को विकसित करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और जिसके माध्यम से आंतरिक विकास और बाह्य विकास दोनों में एक संतुलन बना सकें, जिसके माध्यम से हम मनुष्य एक सही मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत कर सकें, तब अपना जीवन सफल बना जा सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मुझे मालूम नहीं समय की मर्यादा क्या है। जैसा आप लोगों की कार्यक्रम का समय सनी है, उसी हिसाब से चलाइएगा। धन्यवाद। परम पूज्य ऋषि जी, समस्त श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि परम पूज्य ऋषि जी से आज के विषय से संबंधित शंकाओं या जिज्ञासाओं को अपने प्रश्नों के माध्यम से प्रकट कर मार्गदर्शन प्राप्त करें। हमारे सहयोगी क्रम से आपके प्रश्नों को ऋषि जी के समक्ष रखने हेतु सहयोग करेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस प्रश्न को मैं भी जीवन पर्यंत लोगों से पूछता रहा हूँ, खोजता रहा हूँ, लेकिन अभी तक संतोषजनक उत्तर मुझे मिला नहीं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर एक प्रामाणिक ढंग से आपके सामने देने के लिए मैं असमर्थ हूँ। लेकिन इसके परंपरागत जो मान्यताएं हैं वो ये हैं कि बहुत सा भगवान बुद्ध की सूत्रों में, विशेष रूप से दार्नियों में, दार्नी माने सुन, ऐसा लिखा गया है कि इन मंत्रों को या इन शब्दों को कपड़े पर या ताल पत्र पर या
वृक्षों की खोल पर लिख करके उसको झंडा के रूप में रखा जाए और ऊंचे पहाड़ों पर उसको सजाया जाए। तो इसलिए बहुत सा ये पतंग के तरचो तुम तरछीन तस्वत ये प्रथा तिब्बत में बहुत प्रचलित हुआ है। और मंत्रों को अरबों की संख्या में छोटे छोटे अक्षरों में छप करके वो चक्र के अंदर लपेटते हैं, लपेट करके उसको घुमाते हैं। तो एक एक घूमने से उतना बार जप करने की पुण्य मिलता है, ऐसा कहा गया है। ये मौखिक परंपरा है। थोंगखोल की अर्थ हैं एक ही चक्र में, एक ही खुलू में, चाहे मनी हो चाहे ईजा हो, जो भी मंत्र उसमें हो, वो तुमचुच्ची 1000 लाख का छप दिया है। तो उसको एक बार घुमाने से उतना ही संख्या में उच्चारण करने की या जप करने की पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा मान्यताएं हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि आधिकारिक रूप से मैं इसके उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ इसका स्रोत कंजूर तेंजुर में स्पष्ट रूप से मुझे प्राप्त नहीं है। ये मौखिक परंपरा जो तिब्बत में चला रहे हैं, और इसका स्रोत जरूर होगा, प्रमाणिक स्रोत नहीं होने पर, क्योंकि ये प्रथा कोई नई चीज़ नहीं है। जब से तिब्बत में बुद्ध विहार बनना शुरू हुआ है, समय मठ हो या लसा चूल्हा खान हो, उन सब में ये चक्र खुल्लू थोंगखोल जो है वो तब से बना हुआ है। तो इसलिए उसका कोई स्रोत अवश्य या तो तंत्र में होगा या शास्त्रों में होगा, बुद्ध वचन मिलना चाहिए, लेकिन वो मिला नहीं। शोधार्थी लोगों से मैं कहता हूँ कि उसका खोजो, मिला नहीं। लेकिन ये बहुत पुराना परंपरा है, तो इसलिए प्राचीन गुरुजनों ने, विशेष रूप से अनुवादकों ने सोच समझ करके इस प्रथा को चलाया होगा। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि यह बौद्ध पूर्व तिब्बत में बौद्ध धर्म का संचालन होने से पहले ही बोम की परंपरा में ये कुल्लू का प्रथा थे, तो वहाँ से ये आया है, ऐसा कहने वाले भी हैं। लेकिन उसका भी कोई प्रमाणिक साक्ष्य मैंने नहीं देखा। और बोम के विद्वानों से पूछा किया तो उनका भी अगर ऐसा प्रथा होगा, लेकिन वो शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा होना चाहिए, इसका साक्ष्य मिलता नहीं। तिब्बती परंपरा में 2 चीज़ ऐसा है, एक क्षुतिंग का आकार, अष्टपृथक क्षुतिंग की प्रकार, उसकी कैसा नाप जोप है, वो सारा शास्त्रीय पद्धति से आते हैं, उसका शास्त्रीय प्रमाण है। और दूसरा ये लाखों का थोंगखोल, ये दोनों की साक्ष्य भारतीय पुरातन वस्तुओं से मिलते नहीं हैं। भारतीय जितना स्तूप हैं या चेत हैं, उनके आकार जो तिब्बत में प्रचलित क्षुतिंग के आकार से सर्वथा भिन्न है। तिब्बती क्षुतिंग आकार के रूप में प्राचीन भारतीय पुरातात्विक चेत या स्तूप अभी तक मिला नहीं। और ये कैसा तिब्बत में प्रारंभ हुआ, और लेकिन
क्षितिज की कम से कम आकार की जो वर्णन है वो भारतीय शास्त्रों से अनुवादित शास्त्रों में तो मिलता है, लेकिन उसकी जैसा बनाया हुआ भारत में पुराना स्तूप या चेक नहीं मिला है। और उसी प्रकार से जो कुल्लू है कि वो तो मिलेगा भी नहीं, नालंदा में विक्रमशिला में रहा होगा तो उसे नष्ट हो गया होगा, वो तो कागज़ से बनाया हुआ होता है तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसकी खोल या उसकी चक्र या उसकी कोई सामग्री अभी तक पुरातत्व खोज से जैसा तिब्बत में अभी चल रहा है वैसा मिला नहीं। तो इसलिए मैं एक प्रमाणिक दृष्टि से इसका स्रोत ये हैं, इसका भारत में पहले ऐसा होता था, उस परंपरा से ऐसा आया है और इससे ये है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन तंत्र शास्त्रों में उत्पत्ति कर्म की भावना करते समय मंत्र चक्र की भावना करने की बात तो हर जगह आता है। लगभग हर इष्ट देवी की साधना में अपने हृदय में या कहीं चक्र अनुभव करके उस पर मंत्रों की माला स्थापित करके उसको घुमाने की और उसको बहुत तेज से घुमाने की भावना करने की शिक्षा आते हैं। तो उससे शायद ऐसा समझ लिया हो जहाँ हम परिकल्पित करके मंत्र की चक्र घुमाने से जो पुण्य और लाभ प्राप्त होता है तो उसको कागज़ पर छप करके घुमाने से भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा तर्क भी दे सकते हैं या कुछ लोग देते भी हैं। लेकिन ये सब कहीं तंत्र की मूल स्रोत में या तंत्र की टीकाओं के मूल स्रोत में ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब वर्णन नहीं है और पुरातात्विक की साक्ष्य भी अभी तक मिला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विमोची जी। मुझे बात तो चुनौतियों में से सबसे बड़ा और मूल चुनौती है। मैंने जब व्याकरण किया था उसमें उसका अलग अर्थ नहीं गिनाया, वो इसलिए कि मैंने बाजारवाद को कंज्यूमरिज्म और मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वो पूंजीवाद की एक दो अंग हैं। पूंजीवाद के सीधे जो नतीजा है वह एक तो बाजारवाद है और एक उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावाद और बाजारवाद को पूंजीवादियों ने इस समय संपूर्ण विश्व को कुछ पूंजीवादी घरानों की नियंत्रण में है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि कोई भी सरकार, कोई भी शासन पूंजीवाद की नियंत्रण से अपने को अलग और सुरक्षित रख पाए हो। बड़े से बड़े देशों से लेकर के छोटे से छोटे देशों तक। मेरा एक मित्र राहिनी, उन्होंने एक किताब लिखा था, When the world is ruled by the corporates। तो वो आज एक एक शब्द सटीक हो रहे हैं। इस समय सारे विश्व जो हैं वो कुछ औद्योगिक घरानों ने चला रखे हैं और सारे शासक
उनकी आदेशों को सिर आंखों को लेकर के, जैसा मैंने कहा कि किस घराने ने कहा कि हमारा यहाँ गोला बारूद उत्पादन हो रहा है, कहीं न कहीं युद्ध कराओ या युद्ध की संभावना बनाओ, तो वो बहुत खुशी से बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ के ऊपर हम लोगों के जीवन में प्रत्याश रूप से देखने को पिछले 40, 50, 60 वर्षों में जो देखने को मिला है, चीन में किस प्रकार से समयवाद का वर्चस्व हुआ और संपूर्ण चीन जो है वो समयवाद की नियंत्रण में चला गया। और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा देश ने कहा कि वहाँ पर भी पूंजीवाद फैलाओ तो समयवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद सही हो, लेकिन वो व्यापारों की बुद्धि थे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन विल ब्रिंग ए पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन, वो ठीक उल्टा हुआ। चीन ने पूंजीवाद को अपना लिया, वो भी सरकारी पूंजीवाद, और उसके साथ अपने शासन को एकमात्र भी देश मात्र भी जिला नहीं किया। अब वो लेकिन जिला नहीं करने पर भी जहाँ पर व्यापारों के संबंध हो जाता है तो वहाँ पर पूंजीवाद, समयवाद, जो भी बात, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी, उन सब कोई अंतर नहीं होता है। जिस भी व्यापार जहाँ पर चले वो सब ठीक है, वो सब हम देख ही रहे हैं। गांधी जी ने एक जगह कहा है कि कुछ ऐसा चीज़ है जो बुराई है जिसको टाले नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा कि मैंने बहुत ट्रेनिंग किया है रेलवे पर या चिकित्सालयों पर, हॉस्पिटलों पर, लेकिन मैं ये नहीं अपेक्षा करता हूँ कि रेल बंद हो जाए, रेल बंद हो जाए, हॉस्पिटल बंद हो जाए, क्योंकि ये सब बुराई अभी अपरिहार्य, जो टल नहीं जाने वाले बुराई हो गया है। तो उसमें से अच्छाई कैसा निकाल जाए ये सोचना चाहिए। आधुनिकता की चुनौतियों को ठीक ढंग से समझने के लिए और हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ठीक ढंग से समझने के लिए सब लोगों को गांधी जी की छोटा पुस्तक, ये मैं हाथ में लिया हूँ, हिंद स्वराज, ये अंग्रेज में भी है, मूल तो गुजराती में लिखे गए थे, हिंदी में भी हैं, भारत की सब भाषाओं में हैं और विदेशी भाषाओं में भी इसका हर जगह अनुवाद मिलता है। तो जिसको जिस भाषा आते हो तो हिंद स्वराज को देखना चाहिए। हिंद स्वराज को देखेंगे तो आधुनिकता की क्या चुनौतियां हैं, क्या लक्षण हैं, कैसा समाधान किया जा सकता है, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो गांधी जी की हिंद स्वराज लिखते समय कुछ विदेशी राइटरों को हमने रेफर किया है। टॉलस्टॉय उसमें एक ही प्रधानता है और रुस्किन उसका दूसरा है और मोजनी इस तरह की, वो सब ग्रंथों का रेफरेंस भी हिंद स्वराज ग्रंथ में दिया है। तो गांधी जी के बाद जो इस विषय में काम करने वाले प्रमुख हैं, श्रीलंका की कुमार स्वामी और भारत की अवसरी के शरण, कुछ साल पहले उनका स्वर्गवास हुआ। उनके सारे जो संपूर्ण उनका वाङ्मय हैं वे 20 किताबें होंगी। सारनाथ इंस्टीट्यूट से 10-12 छपे हैं, अभी छप रहे हैं। रेमंड पानिकर, और वो भी नहीं रहा, उनका भी कुछ लिखन है। आचार्य दामोपाल
धर्मपाल भी अब नहीं रहा, उनका भी 4-5 ग्रंथ हैं। जो मैंने कहा था कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति से भारतवर्ष में शिक्षा का समाप्ति कैसा हुआ, एजुकेशन पद्धति से भारत में शिक्षा का समाप्ति कैसा हुआ, वो धर्मपाल जी ने 3-4 साल तक लंदन में पोस्टमैन की नौकरी करते हुए वहाँ ग्रंथालय में जा कर के सारे पुराने दस्तावेजों को में लिखा है द ब्यूटीफुल ट्री अंग्रेज में है धर्मपाल जी का। इन सब को नवयुग लोग यहाँ पर सब एजुकेटेड हैं, पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक प्रतिसंपन्न की जो सिद्धांत हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। कार्य कारण भाव, हेतु और प्रत्यय या हेतु प्रत्यय से जो फल निकलता है, उसका सिद्धांत तो अधिकांश भारतीय जो षट दर्शन को लेकर के अधिकांश भारतीय दर्शन परंपरा उसको मानते हैं। लेकिन जिसको प्रतिसंपन्न ये केवल कार्यकरण भाव नहीं है और जापित की मन के द्वारा किस चीज़ को जापित करना और उस जापित करने की आधार, ये दोनों से जो प्रतिसंपन्न संबंध बनते हैं, ये केवल बौद्ध दर्शन में ही वो है। ये प्रतिसंपाद की जो देशना है, उससे भगवान बुद्ध को सारे अन्य शासकों से पृथक करने की या अलग करने की जो एक रचन है प्रतिसंपाद, वो बहुत सटल है, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से उसको विश्लेषण करना पड़ता है। वो बहुत सारे शब्दों में या थोड़े समय में उसको व्याकरण करना कठिन है, लेकिन ये ऐसा कहा जाए, हेतु से फल उत्पन्न होता है, बिना हेतु की फल उत्पन्न नहीं होता है। ये एक प्रतिसंपन्न की व्याख्यान है। तो ये तो अधिकांश दर्शन की परंपराओं के लोग मानते हैं, लेकिन हेतु प्रत्यय को छोड़कर के परस्पर जो दोनों इकट्ठे होता है, उसमें भी परस्पर आश्रित होकर के जो संपन्न होता है। जैसा किस चीज़ को लघु, किस चीज़ को स्थूल, बड़ा या छोटा, बड़ा छोटा अपने स्वभाव से नहीं होता है। छोटे की परिपेक्ष में बड़ा होता है, बड़े की परिपेक्ष में छोटा होता है। जिसको बड़ा जापित किया है, उसको उस भी बड़े के साथ रखे तो वो लघु हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो प्रतिसंपन्न की सिद्धांत हैं, वो केवल बौद्धों की ही सिद्धांत है, वो दूसरा लोग नहीं मानते हैं। आपका तीसरा प्रश्न में बोल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तीन प्रश्न हमने शायद पूछा था, आजकल समाधान शायद थोड़ा कम हो गए। वासुदेव कुटुंबकम से G20 की और C20 की स्लोगन बने हैं। वन अर्थ, मैं भूल गया हूँ। Oneness of humanity एक सिद्धांत है। सारे मानव मात्र एक ही हैं या एक ही जैसे ही हैं, या उसको दूसरे शब्द से कहे कि बराबर है, समता है, विश्व में कोई नहीं है। मनुष्य को संपूर्ण मानव मात्र जो है वो समता है, उसमें कोई ऊंचा नीच या
छोटे बड़े का अंतर नहीं है। ऐसा तो अधिकांश धार्मिक परंपराएं और दार्शनिक परंपराएं सभी मानते हैं। लेकिन संपूर्ण जीव मात्र बौद्ध परिभाषा के शब्द में सत्व कहते हैं, जिसमें चित्त है, चित्त धारण। समस्त सत्व, जगत के समस्त सत्व एक ही समा माना, एक ही समा, एक तो एक ही शब्द है, माना अनेक है, अनेक एक नहीं हो सकता। अनेक और एक ये दो प्रकार की चीज़ हैं, लेकिन एक ही है शब्द हम क्यों करते हैं? वन है सब ह्यूमैनिटी क्यों कहते हैं? उसमें कोई अंतर नहीं है, किसको श्रेष्ठता माने, किसको गाँव माने, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, किसको कम प्रेफरेंस दिया जाए। तो इस तरह की वो तीन चीज़ से समता सिद्ध करते हैं। समस्त सत्व दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं, ये उनकी मूल स्वभाव है। और उस दृष्टि से सब एक ही जैसे हैं। दुख निवारण करने की, सुख प्राप्त करने की क्षमता सभी रहते हैं। थोड़ा बहुत उसकी बल में कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो मूल रूप से उसकी क्षमता रहते हैं। एक ही छोटे से छोटे कीड़ा मकोड़ा भी क्यों ना हो, उनकी चित्त संतत में बुद्धत्व प्राप्त करने की, असीम तक विकास होने की बीज संभावना उसमें रहता है। तो उस दृष्टि से भी सब एक ही जैसे हैं। और तीसरा, सबको सुख प्राप्त करने की, दुख निवारण करने की, अपने को परमगत तक विकसित करने की अधिकार एक ही जैसे हैं। तो उस दृष्टि से बौद्धों की दृष्टि से सब लोग एक ही जैसे हैं। सब लोग एक ही जैसे हैं, सब लोगों को एक ही जैसा मानना चाहिए। और उसमें दो दार्शनिक की भेद आते हैं, भारतीय दर्शन में भी और भारतीय इतर दर्शन में भी। ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी दो वर्ग होता है। जैसा भारतीय दार्शनिक परंपराओं में जैन, बौद्ध और चारवाक वो अनिश्वरवादी हैं। बाकी सभी जो 5 दार्शनिक परंपरा है वो ईश्वरवादी हैं। ईश्वरवादी की दृष्टि से समस्त चराचर जगत ईश्वर की माध्यम से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर ने उत्पत्ति किया है। इसलिए ईश्वर की जो उत्पादन है, उनकी क्रिएशन है, उसमें अच्छा बुरा की अंतर नहीं होना चाहिए। वो सब एक ही जैसे हैं। और अनिश्वरवादी चारवाक तो बात कुछ अभी परंपरा की नहीं है, उनका मान्यता अलग है। जैन और बौद्ध दोनों कर्मवादी हैं। अपने कर्म से सामूहिक या व्यक्तिगत कर्म से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उस दृष्टि से हर एक के प्राणी कर्म की कर्ता होने के नाते उनके कर्म से उत्पन्न वस्तुओं को छोटे बड़े और अच्छा बुरा की अंतर नहीं करना चाहिए। अच्छा बुरा की, पाप पुण्य की अंतर केवल कार्य में होता है और उसके अतिरिक्त कोई बाकी चीज़ों में नहीं होता है। तो इसलिए सभी करुणा की पात्र हैं सभी। और जो चित्त संतत कभी समाप्त नहीं होता है, तो जिसके कारण पूर्व जन्म अपर जन्म की सिद्धांत को मान्यता देते हैं, तो उनकी दृष्टि से
इतना आने के पूर्वापर जन्मों में अपने सागी संबंधी नहीं होने वाले कोई सत्व बचते नहीं हैं। तो उस दृष्टि से संपूर्ण सत्व को अपने माँ भी माना जा सकता है, बाप भी माना जा सकता है, भाई भी माना जा सकता है। तो उस दृष्टि संपूर्ण जगत जो है एक परिवार है, एक कुटुंब है। तो इस समस्त जो वासुदेव कुटुंबकम, ये शब्द बहुत प्रचलित हैं, लेकिन बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए तो वासुदेव एक जगत की ही नाम है। तो ऐसा अनेक जगत हैं। तो संपूर्ण जो विश्व जिसको कहते हैं, तो उस दृष्टि से अनेक जगत भी कुटुंबकम हो जाएंगे। तो ऐसे कहने का मूल अर्थ ये है कि संपूर्ण सत्व चित्तधारी, चित्त संतति वाले लोगों में भेद नहीं होना चाहिए। ऊंचा नीच की और छोटे बड़े की भेद नहीं होना चाहिए। सबको एक दृष्टिकोण से, एक करुणा से, एक मैत्री भाव से देखना चाहिए। ये अधिकांश भारतीय सिद्धांतों की, दार्शनिक सिद्धांतों की, धार्मिक परंपराओं की मान्यता है, ये माना जा सकता है।